हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री रमा अकेडमी पर। हमारे चैनल पर एमपी पटवारी की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपके लिए 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। आप डेली 8 बजे हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल पर चल रही फ्री टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं। ये वीडियो डेली 8 बजे अपलोड होंगे। इसके पहले के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर जरूर देखें। एमपी पटवारी टेस्ट सीरीज में हम आज कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं #4 से। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है। तो इसके ऑप्शन क्या है? क्रियान्वयन, बूटिंग, सेविंग और लोडिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बूटिंग। बूटिंग कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रोसेस है। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग वह बूटिंग है जिसमें कंप्यूटर बिल्कुल नए सिरे से बूट होता है, अर्थात इस बूटिंग में कंप्यूटर पावर ऑफ होकर फिर से बिल्कुल इनिशियल स्टेज से कंप्यूटर की फ्रेश बूटिंग होती है। यानी कि कोई कंप्यूटर पावर ऑफ होता है और उसे दोबारा से इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होती है? वार्म बूटिंग को हम सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। यह एक कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग कोल्ड बूट के बिल्कुल विपरीत किया जाता है, जिसका तात्पर्य क्या है? किसी बंद किए गए कंप्यूटर को शुरू करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आमतौर पर वार्म बूट्स को रीस्टार्ट कमांड द्वारा शुरू किया जाता है। तो इसे कैसे स्टार्ट किया जाता है? रीस्टार्ट कमांड द्वारा। उदाहरण के लिए देखें तो किसी विंडोज सिस्टम पर वार्म बूट कैसे करेंगे आप? स्टार्ट मेन्यू से शट डाउन की जगह पे आप क्या चुनेंगे? रीस्टार्ट को चुनेंगे। तो आप जब रीस्टार्ट को चूज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा। तो उस रीस्टार्टिंग की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग। किसी कंप्यूटर का इनिशियल स्टेज से स्टार्ट होना क्या हुआ? कोल्ड बूटिंग। और किसी कंप्यूटर का रीस्टार्ट होना क्या हुई? वार्म बूटिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर और स्कैनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कैनर। प्रोजेक्टर, स्पीकर और मॉनिटर कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर कैसी डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह किसी कागज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट कर सकता है। तो स्कैनर क्या करता है? किसी कागज पर बनी आकृति या सूचना को स्कैन करके सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका लाभ यह है कि यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती है। हमें जिस डॉक्यूमेंट को टाइप करना है हम उसे स्कैनर की समतल सतह पर रख देंगे और स्कैनर में लगे लेंस या फिर लाइट सोर्स के द्वारा उस इमेज या फोटो को वह स्कैन कर लेगा और उसे वह बाइनरी कोड में बदल देगा और बाइनरी कोड में बदलकर वह उसे कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंचा देगा और वह स्कैन की हुई इमेज या फोटो हमें कहां पर दिखाई देगी? फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो इस तरह से स्कैनर काम करता है। तो स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी कागज पर बनी आकृति या सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करा देता है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किसी जुड़े हुए कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवियों यानी कि इमेजेस, शब्दों, वीडियो, ग्राफिक जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह सूचना को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करता है। इसे वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या फिर वीडियो डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। पहला कंप्यूटर मॉनिटर 1 मार्च 1973 को पेश किया गया था। तो पहला कंप्यूटर मॉनिटर कब आया है? 1 मार्च 1973 को, जो कि जेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा था। तो पहला कंप्यूटर मॉनिटर कब आया? 1 मार्च 1973 को, जो कि जेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा था। तो हमने क्या देखा? मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सूचना या फिर इमेजेस को चित्रात्मक रूप में दिखाती है। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो कि एक पृष्ठ, आमतौर पर वह क्या होती है? एक प्रोजेक्शन स्क्रीन होती है जिस पर वह उस इमेज को या फिर वीडियो को प्रेजेंट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो कि पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है? यूएसबी, सीपीयू, रोम या फिर रैम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसबी। यूएसबी पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है। सीपीयू, रोम और रैम पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा होते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर को परिधीय उपकरणों से जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? यूएसबी। कंप्यूटर को वो कौन सी चीजें हैं जो कि खास बनाती हैं
चाहे वह गेमिंग सिस्टम हो या फिर घरेलू व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि उसे खास बनाते हैं, वो क्या है? मदरबोर्ड, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम वीडियो कार्ड के रूप में भी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर की कौन सी चीजें उसे खास बनाती हैं? मदरबोर्ड, सीपीयू, जीपीयू, रैम, ये सब उसे खास बनाती हैं। तो हमने क्या देखा? यूएसबी जो है वह पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती। सीपीयू, रोम, रैम आदि सब पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम से त्रुटि को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रबल शूटिंग, एरर हैंडलिंग, डीबगिंग या फिर पैचिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डीबगिंग। किसी प्रोग्राम से त्रुटि को हटाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डीबगिंग। डीबगिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर कोड में से एरर्स और बग्स को डिटेक्ट और करेक्ट किया जाता है। तो डीबगिंग क्या है? डीबगिंग के द्वारा सॉफ्टवेयर कोड में से एरर और बग्स को डिटेक्ट और करेक्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डीबगिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके द्वारा प्रोग्राम में से बग्स और एरर को फाइंड किया जाता है, उसके बाद उसे एनालाइज करके फिक्स किया जाता है। तो डीबगिंग की एक सिंपल डेफिनेशन क्या है कि डीबगिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा प्रोग्राम में से बग्स और एरर को फाइंड करके उनका एनालाइज करके उसे फिक्स कर दिया जाता है। डीबगिंग की प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बग को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद बग के सोर्स को फाइंड किया जाता है। बग के सोर्स को फाइंड करने के बाद उस बग को फिक्स करके प्रोग्राम को एरर फ्री बनाया जाता है जिससे प्रोग्राम सही ढंग से काम कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से दो विकल्प सबसे सामान्य प्रकार के कंप्यूटर मॉनिटर को दर्शाते हैं? रोम और रैम, डीवीडी और सीडी, सीआरटी और एलसीडी, ओसीआर और ओएमआर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीआरटी और एलसीडी। सीआरटी और एलसीडी दो सबसे सामान्य प्रकार के कंप्यूटर मॉनिटर को दर्शाते हैं। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी पारंपरिक कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। तो सीआरटी कहां पर यूज की जाती है? पारंपरिक कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन में उपयोग की जाती। सीआरटी का उपयोग कहां पर किया गया? पारंपरिक कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन में। सीआरटी डिस्प्ले कैसे बनाई जाती है? छवि ट्यूब के पीछे से प्रदर्शन के सामने स्थित फॉस्फोर में इलेक्ट्रॉनों को फायर करके बनाई जाती है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह पदार्थ की दो अवस्थाओं ठोस और तरल का एक संयोजन है। एलसीडी एक दृश्य छवि बनाने के लिए एक लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग करता है। तो एलसीडी में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? लिक्विड क्रिस्टल का। सीआरटी की तुलना में एलसीडी की डिस्प्ले को बहुत पतला रखा गया है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दोनों ही सामान्य प्रकार के कंप्यूटर मॉनिटर को दर्शाते हैं। अगर हम कंप्यूटर मॉनिटर के प्रकार देखें, उसमें है सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर और ओएलईडी मॉनिटर। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको आप हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहते हैं। ओएलईडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये सभी किसके प्रकार हैं? कंप्यूटर मॉनिटर के प्रकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल पार्टनर नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर वर्चुअल पैकेट नेटवर्क। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हमने बीपीएन का फुल फॉर्म क्या देखा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन एक प्रकार का टूल है जिसकी मदद से आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग करने के दौरान बीपीएन आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन दोनों को गोपनीय रखने में आपकी मदद करता है। बीपीएन का उपयोग करके इंटरनेट पर बिना अपनी पहचान बताए आजादी से कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो बीपीएन का फुल फॉर्म हमने क्या देखा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन क्या है? एक प्रकार का टूल है जिसकी मदद से आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में देखें तो बीपीएन क्या कर रहा है? हमें प्राइवेसी प्रदान कर रहा है। इंटरनेट का उपयोग करने के दौरान बीपीएन आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन दोनों को गोपनीय रखने में आपकी मदद करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश मॉड्यूल एक ऐसा डिवाइस है जो बोले गए शब्दों को सूचना में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर पहचान सकता है और प्रोसेस कर सकता है। एक ऐसा डिवाइस जो बोले गए शब्दों को सूचना में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर पहचान सकता है और प्रोसेस कर सकता है, वह डिवाइस कौन सा है? माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉग्निशन,
ऑप्टिकल स्कैनर या फिर वीडियोग्राफिक एडाप्टर? तो इसका सही आंसर है वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन एक ऐसा डिवाइस है जो कि बोले गए शब्दों को सूचना में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर पहचान सकता है और आगे प्रोसेस कर सकता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वॉइस रिकॉग्निशन। तो वॉइस रिकॉग्निशन एक ऐसा डिवाइस है जो कि बोले गए शब्दों को उन सूचनाओं में परिवर्तित करता है जिन्हें कंप्यूटर पहचान सकता है और प्रोसेस भी कर सकता है। वैकल्पिक रूप से इसे भाषण पहचान के रूप में जाना जाता है। वॉइस रिकॉग्निशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें मानव की आवाज को डिकोड करने की क्षमता होती है। तो वॉइस रिकॉग्निशन क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है जो मानव की आवाज को डिकोड करने की क्षमता रखती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल किसी डिवाइस को संचालित करने, कमांड करने या फिर कीबोर्ड माउस का उपयोग किए बिना लिखने या फिर किसी भी बटन को दबाने के लिए किया जाता है। तो वॉइस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल आप कहां पर करते हैं? किसी डिवाइस को संचालित करने, उसे कमांड करने या फिर कीबोर्ड या माउस का उपयोग किए बिना उसे लिखने या फिर किसी बटन को दबाने के लिए करते हैं। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन कभी कभी एक माइक के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। एक माइक्रोफोन हार्डवेयर डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों ही होती है। माइक का आविष्कार 1877 में एमिल वर्लिनर ने किया था। तो माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन को आप एक माइक के रूप में भी जानते हैं। यह एक हार्डवेयर डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। 1877 में एमिल बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। माइक्रोफोन कंप्यूटर उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट करने की अनुमति देता है। तो माइक्रोफोन क्या कर रहा है? किसी उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट करने की अनुमति दे रहा है। ऑप्टिकल स्कैनर क्या है? स्कैनर या फिर ऑप्टिकल स्कैनर एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होती है जो कि किसी छवि को वैकल्पिक रूप से पढ़ती है और इसे एक डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती है। तो ऑप्टिकल स्कैनर कैसे कार्य करता है? किसी छवि को वैकल्पिक रूप से पढ़ेगा और फिर उसे डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड 2007 में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या था? इसके ऑप्शंस क्या हैं? कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और कैम्ब्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैलिबरी। MS वर्ड 2007 में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या था? MS वर्ड 2007 में कैलिबरी एक डिफॉल्ट फॉन्ट था, जो कि आज भी MS वर्ड में एक डिफॉल्ट फॉन्ट की तरह यूज किया जाता है। MS वर्ड 2007 के सामान्य टेम्पलेट में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? कैलिबरी। कैलिबरी का फॉन्ट साइज 11 था। वर्ड 1993 से वर्ड 2007 तक टाइम्स न्यू रोमन डिफॉल्ट फॉन्ट था। टाइम्स न्यू रोमन का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या था? 12। MS वर्ड में यूज किए जाने वाले इंपॉर्टेंट फॉन्ट कौन कौन से हैं? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैम्ब्रिया, सेरिफ, ये सभी MS वर्ड में यूज किए जाने वाले फॉन्ट हैं। फॉन्ट का आकार आमतौर पर अंकों में व्यक्त किया जाता है। फॉन्ट का आकार सबसे छोटा 8 अंक और सबसे बड़ा 72 अंक तक होता है। अधिकांश डॉक्यूमेंट के लिए मानक फॉन्ट का आकार कितना है? 12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HTML का पूर्ण स्वरूप क्या है, यानी कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? इसके ऑप्शंस क्या हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लिंक्स, हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप भाषा है जिसका उपयोग वेब पेज और वेब आधारित एप्स बनाने के लिए किया जाता है। तो HTML का उपयोग आप कहां पर करते हैं? वेब पेज और वेब आधारित एप्स बनाने के लिए। जब कोई वेब ब्राउजर किसी वेबसाइट के पेज को खोलता है तो उसके वेब सर्वर से HTML के रूप में एक दस्तावेज प्राप्त होता है जिसे वेब ब्राउजर मल्टीमीडिया वेब पेज में बदल देता है। HTML को 1990 के दशक की शुरुआत में स्विट्जरलैंड में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। तो HTML का विकास किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली ने। ये टीम नहीं, टिम होना चाहिए था। इसे वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को प्रकाशित करने के लिए विकसित किया गया। तो HTML का फुल फॉर्म हमने क्या देखा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेब पेज और वेब आधारित एप्लीकेशंस को बनाने में HTML का उपयोग किया जाता है। HTML का विकास किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली ने 1990 के दशक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेनफ्रेम कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अनुसंधान
आणविक मॉडलिंग तथा सेल और गैस की खोज का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, जलवायु अनुसंधान करने में, आणविक मॉडलिंग करने में, तेल और गैस की खोज का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। मौसम विज्ञानी इसका उपयोग वायुमंडल और विश्व भर में तापमान भिन्नता पर अनुसंधान करने के लिए भी करते हैं। तो वायुमंडल और तापमान की भिन्नता पर अनुसंधान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। वैज्ञानिक उनका उपयोग उप परमाणु प्रदर्शन के लिए करते हैं, जो उन्हें प्राकृतिक सम्मिश्रणों की संरचनाओं और गुणों का पता लगाने का अवसर देता है। इनका उपयोग विमान पर पवनों के प्रभाव का और विक्षोभ का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग विमान पर पवनों का प्रभाव और विक्षोभ का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का आकार कैसा होता है? काफी बड़ा होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। मिनी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर मीडियम आकार के होते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटे, तीव्र व कम लागत वाले होते हैं। IBM 17, DEC PDP 11, HP 9000, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो मिनी कंप्यूटर का आकार कैसा होता है? मीडियम होता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में काफी छोटे होते हैं, लेकिन इनकी गति जो होती है वो तीव्र होती है और कम लागत वाले भी होते हैं। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर को देखें तो ये सबसे कम शक्तिशाली होते हैं, फिर भी व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे तेजी से बढ़ते हुए कंप्यूटर कौन है? माइक्रो कंप्यूटर। हम इन्हें पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि यह सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं पर मिनी कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं, इनको आसानी से आप कहीं भी ले जा सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। आकार के साथ साथ कार्य क्षमता और कीमत में भी ये माइक्रो व मिनी कंप्यूटर से अधिक होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो क्रे 1, IBM 4381, ICL 39, यूनिवैक 110, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर के। तो याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी से। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।